ready? Are you ready? देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फॉर अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम ए गैसियस रिवर्सिबली कन्वर्टिंग इनटू बी गैसियस प्लस हाफ ऑफ सी गैसियस, द रिलेशन बिटवीन डिसोसिएशन कांस्टेंट के, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर पी इज गिवन बाय। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है, आपको चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है, हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन गिवन है। हमें पता है कि हर रिवर्सिबल रिएक्शन कभी ना कभी इक्विलिब्रियम को अटेन करता है, तो ये जो हम लोग को रिवर्सिबल रिएक्शन गिवन है ये भी हमारे पास कभी ना कभी इक्विलिब्रियम को अटेन करेगा। जब ये हमारा गिवन रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अटेन करेगा तो इस रिएक्शन के लिए हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। तो क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है, क्वेश्चन हमसे चाहता है कि हम यहाँ पे एक रिलेशन दे, किसके बीच में, हम यहाँ पे रिलेशन दे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर पी के बीच में। देखो यहाँ पे जो आपके पास इक्विलिब्रियम प्रेशर पी है ना, ये आपको मेंशन नहीं किया कि एक पर्टिकुलर गैसियस कंपोनेंट का प्रेशर है या फिर आपके पास टोटल कंटेनर का प्रेशर है जिस कंटेनर में ये रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर कुछ मेंशन नहीं है, बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे, जो आपके पास प्रेशर पी है वो आपके कंटेनर का टोटल प्रेशर है जिस कंटेनर में आपके पास ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, आपको पता है कंटेनर में होगा, और जिस कंटेनर में आपके पास ये रिएक्शन होगा वो आपका क्लोज्ड कंटेनर होगा। अगर वो आपको क्लोज्ड कंटेनर नहीं हुआ तो आपका गैस एस्केप कर जाएगा, आप कोई पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाएंगे। देखो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। यहाँ पे आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन गिवन है, ए गैसियस रिवर्सिबली कन्वर्टिंग इनटू बी गैसियस प्लस हाफ ऑफ सी गैसियस। अब यहाँ पे क्या गिवन है, ये आपके पास रिएक्शन हो रहा है एक कंटेनर के अंदर, आपसे पूछा रिलेशन बताओ बिटवीन द डिसोसिएशन कांस्टेंट। देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट का यहाँ पे इनडायरेक्टली मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि जो आपका डिसोसिएशन का प्रोसेस है वो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है, कुछ ना कुछ टाइम बाद इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेगा। जब ये इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेगा तब आपका इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही कह देंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपको रिलेशन चाहिए बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर, जो कि आपके पास कंटेनर का टोटल प्रेशर है इक्विलिब्रियम टाइम पे। ठीक है, देखो इनिशियली हमारे पास ए गैसियस के कुछ ना कुछ मोल्स प्रेजेंट होंगे कंटेनर में। रिएक्शन हमारे पास कैसे हुआ होगा, ये हमारे पास एक क्लोज्ड कंटेनर होगा, इस क्लोज्ड कंटेनर में हमने ए गैसियस के कुछ ना कुछ मोल्स डाल दिए होंगे। मुझे नहीं पता इनिशियली हमारे पास ए गैसियस के कितने मोल्स कंटेनर में डाले गए थे, मैं मान लेता हूँ इनिशियली हमारे पास ए गैसियस के ए मोल कंटेनर में डाले गए थे। तो t इक्वल टू 0 पे मैंने क्या अज्यूम किया कि t इक्वल टू 0 पे मैंने कंटेनर के अंदर ए गैसियस का ए मोल डाला। अब आपको पता है जो आपका ए गैसियस है वो आपका डिसोसिएट कर जाएगा बी गैसियस और हाफ ऑफ सी गैसियस में, और ये जो आपके डिसोसिएशन का प्रोसेस होगा एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, और आपको पता है हर रिवर्सिबल रिएक्शन कभी ना कभी इक्विलिब्रियम को अचीव करता है। तो अगर मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम टाइम की बात करूँ, इक्विलिब्रियम टाइम में क्या होगा, हमारा कुछ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम होके कन्वर्ट हो गया होगा प्रोडक्ट में। अब देखो यहाँ पे आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। अगर मैं आपको बहुत ही आसान और देसी भाषा में समझाऊं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है एक मोल रिएक्टेंट में से कितना अमाउंट रिएक्ट कर जाएगा या फिर कंज्यूम कर जाएगा इक्विलिब्रियम टाइम तक।
तो अगर आपके पास रिएक्टेंट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, इसका मतलब होता है कि इक्विलिब्रियम टाइम तक रिएक्टेंट के एक मोल में से अल्फा मोल रिएक्ट कर जाएगा। तो अगर आपके पास रिएक्टेंट के एक मोल में से इक्विलिब्रियम टाइम तक अल्फा मोल रिएक्ट कर जाएगा, यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट का ए मोल है, तो रिएक्टेंट के ए मोल में से इक्विलिब्रियम टाइम तक कितना रिएक्ट करेगा, ए अल्फा। और इनिशियली आपके पास ए मोल प्रेजेंट था, उसमें से इक्विलिब्रियम टाइम तक ए अल्फा मोल रिएक्ट कर गया, तो इक्विलिब्रियम टाइम पे आपके पास रिएक्टेंट का कितना अमाउंट बचा है, जितना पहले था माइनस जितना कंज्यूम हो गया। अब आप यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री लगाओगे, अगर आपका रिएक्टेंट का 1 मोल कंज्यूम होता, उसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बी का बनता 1 मोल, उसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट सी का बनता हाफ मोल, क्योंकि आपको दिख रहा है ए और बी के बीच का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो 1:1 है, ए और सी के बीच का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो 1:1/2 है। तो अगर इसका 1 मोल जाता है, इसका 1 मोल बनता है, इसका आधा मोल बनता, इसका ए अल्फा मोल कंज्यूम हुआ है इक्विलिब्रियम टाइम तक, इसका भी बनेगा ए अल्फा मोल और इसका बनेगा ए अल्फा बाय 2 मोल। तो अगर आपको यहाँ पे सिचुएशन समझ आ रहा है, सिचुएशन क्या है ना, t = 0 पे आपके पास जिस कंटेनर में रिएक्शन होगा उसका ऐसा सिचुएशन था। इक्विलिब्रियम टाइम पे आपके पास सिचुएशन क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम टाइम पे आपके पास इसी कंटेनर के अंदर तीनों सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, ए गैसियस भी प्रेजेंट होगा, बी गैसियस भी प्रेजेंट होगा, सी गैसियस भी प्रेजेंट होगा। आपका सवाल आएगा, भाई साहब अगर हमारा कंटेनर क्लोज था तो हमारे पास कंटेनर में बी गैसियस सी गैसियस कहाँ से आ गया। मैं बोलूँगा आपका कंटेनर में ए गैसियस डिसोसिएट किया और उसने फॉर्म किया बी गैसियस सी गैसियस। ये बात आपको समझ आ गई। अब देखो यहाँ पे ना आपसे केपी का एक्सप्रेशन पूछा है। अब देखो आपको पता है कि आपके पास केपी का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये आपके पास एक रिवर्सेबल रिएक्शन है। हर रिवर्सेबल रिएक्शन कभी ना कभी इक्विलिब्रियम को अटेन करेगा, उस केस में इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, वो 2 टाइप से हो सकता है, केसी जो होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, एक होगा केपी जो होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पे केपी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट बी रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट सी रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट जो कि आपके पास है ए रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ऐसा कुछ होगा। अब यहाँ पे आप पार्शियल प्रेशर का वैल्यू कैसे लाओगे, यहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे डाल्टन्स लॉ का। आप बोलोगे कोई भी गैसियस कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैसियस कंपोनेंट इनटू टोटल प्रेशर। इस कॉन्सेप्ट के हेल्प से हमारे पास यहाँ पे पार्शियल प्रेशर हो जाएगा बी गैसियस का कितना, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी गैसियस इनटू टोटल प्रेशर। अब ये जो आप पार्शियल प्रेशर निकालोगे इक्विलिब्रियम टाइम पे निकालोगे, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन भी इक्विलिब्रियम टाइम का पुट होगा, साथ में आपका टोटल प्रेशर भी इक्विलिब्रियम टाइम का पुट होगा। तो देखो आपके पास मोल फ्रैक्शन एट इक्विलिब्रियम टाइम क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये होता है मोल्स ऑफ गैस अपॉन टोटल मोल्स। सही बात है। तो देखो यहाँ पे आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी गैसियस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल्स ऑफ बी गैसियस एट इक्विलिब्रियम टाइम जो आपके पास ए अल्फा है अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम टाइम। ये कितना हो जाएगा, देखो अगर आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम टाइम, कैसे निकालोगे, इक्विलिब्रियम टाइम पे आपके पास कंटेनर में तीनों सब्सटेंस प्रेजेंट है। अगर आपको इक्विलिब्रियम टाइम पे टोटल गैसियस मोल्स निकालना है, कैसे आएगा, कंटेनर में तीनों सब्सटेंस के मोल्स को ऐड कर दो इक्विलिब्रियम टाइम पे। ये हो जाएगा a माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस ए अल्फा बाई 2 माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम आ जाएगा a प्लस ए अल्फा बाई 2 इंटू टोटल प्रेशर आपके पास इक्विलिब्रियम टाइम पे P गिवन है। ये कितना आ गया, देखो आपका ए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा अपॉन
1+α/2 इंटू पी। अब देखो आगे आप यहाँ पे निकालोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी गैसियस। ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी गैसियस इनटू टोटल प्रेशर। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी गैसेस क्या होगा, मोल्स ऑफ सी गैसेस एट इक्विलिब्रियम टाइम, मतलब कि A α/2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम टाइम, जो कितना भी बात किया, A + A α/2 इंटू टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम टाइम कितना है, P। आपको दिख रहा है A आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा α/2 अपॉन 1+α/2 इंटू पी। अब देखो आगे यहाँ पे आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैसेस कितना आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैसेस इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैसेस एट इक्विलिब्रियम टाइम कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा A-A α अपॉन टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कितना है, A + A α/2 इंटू टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम टाइम कितना है, P। ये कितना हो जाएगा, देखो आपका ए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 - α अपॉन 1+α/2 इंटू पी। अब इसको पुट कर दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में, के पी इज इक्वल टू, देखो क्या था यहाँ पे था, पार्शियल प्रेशर ऑफ पी रेज टू द पावर 1। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा α अपॉन 1+α/2 इंटू पी रेज टू द पावर 1। और यहाँ पे देखो क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेज टू द पावर हाफ। तो ये कितना हो जाएगा, देखो आपके पास ये हो जाएगा α/2 अपॉन 1+α/2 इंटू पी रेज टू द पावर हाफ होल अपॉन, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेज टू द पावर 1। ये कितना आ जाएगा आपके पास, 1 - α अपॉन 1+α/2 इंटू पी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो आपका p न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1+α/2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, देखो ये आपके पास आ जाएगा α⁴ यहाँ कितना आ जाएगा, देखो α/2 टू द पावर हाफ इंटू पी टू द पावर हाफ अपॉन, देखो यहाँ पे कितना आएगा, 1 - α टू द पावर 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1+α/2 टू द पावर हाफ। ये आपका केपी का एक्सप्रेशन आया। अब देखो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहो, इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो, इसको लिखेंगे केपी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो α टू द पावर 1 और α टू द पावर हाफ कितना हो जाएगा, α टू द पावर 3/2 है ना, अपॉन देखो यहाँ पे क्या है, 2 टू द पावर 1/2। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या है, 1 - α इंटू यहाँ पे क्या है, 1+α/2 टू द पावर हाफ। और देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, p टू द पावर हाफ। सही है, अब देखो आप यहाँ पे क्या करोगे, बहुत ही ध्यान से देखना, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 टू द पावर हाफ से मल्टीप्लाई करोगे, यह आ जाएगा α टू द पावर 3/2 अपॉन 2 टू द पावर हाफ इंटू पी टू द पावर हाफ इंटू 2 टू द पावर हाफ। ये मैंने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया 2 टू द पावर हाफ से, सिमिलरली मैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूंगा 2 टू द पावर हाफ से। देखो ये आपका फर्दर कैसे सिंप्लीफाई होगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा α टू द पावर 3/2 इंटू पी टू द पावर हाफ, यहाँ क्या आएगा 1 - α। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 1 2 आ जाएगा और 2 × α/2 अल्फा आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 + α रेज टू द पावर हाफ। ये आपका केपी का एक्सप्रेशन है, इस क्वेश्चन का आंसर है। देखते हैं कौन से ऑप्शन में गिवन है।
अगर आप ध्यान से देखो ये आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर बी है। मेरे ख्याल से आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 4 मोल ऑफ आर्गन एंड 5 मोल ऑफ PCl5 आर इंट्रोड्यूस्ड into an evacuated flask of 100 liter capacity at 610 Kelvin. The system is allowed to equilibrate. At equilibrium, the total pressure of mixture was found to be 6 atm. The Kp for reaction is, ठीक है। देखो मैं आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ठीक है। देखो आपके पास एक इवैक्यूएटेड फ्लास्क था। अब यहाँ पे आपको बताया नहीं है जो आपका कंटेनर, जो आपका फ्लास्क है वो आपका ओपन है या फिर क्लोज्ड है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि अगर आपको गैस फेज रिएक्शन को ऑब्जर्व करना है वो आपका केवल क्लोज्ड कंटेनर में ही पॉसिबल है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक क्लोज्ड कंटेनर है, इसके अंदर हमने यहाँ पे आर्गन डाला और यहाँ पे PCl5 डाला, राइट। ऐसा क्वेश्चन हमसे कह रहा है। हमने आर्गन के 4 मोल डाले, PCl5 के 5 मोल डाले और उसके बाद क्या किया, ये जो हमारे पास फ्लास्क का वॉल्यूम था ये 100 लीटर था और टेम्परेचर हमारे पास कितना था, ये हमारे पास 610 केल्विन था। मैंने इसको छोड़ दिया ताकि ये इक्विलिब्रेट करे। ऐसा कुछ क्वेश्चन हमसे कह रहा है। देखो फाइनली यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होगा वो समझो। वॉल्यूम तो सेम रहेगा फ्लास्क का, टेम्परेचर भी सेम रहेगा, ठीक है, सही बात है। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका PCl5 है ना, ये आपका रिवर्सिबली ब्रेक डाउन करता है PCl3 में और Cl2 में। यह आपका गैस फेज रिएक्शन होता है। इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, देखो आपका PCl5 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो ये जो आपके एक्सियल बॉन्ड होते हैं ये आपके लंबे होते हैं, वीक होते हैं। हल्का सा हीट करने से ये आपका आसानी से टूट जाते हैं, जिस वजह से आपके पास यहाँ पे PCl3 और Cl2 आ जाता है, ठीक है। ये आपको समझ आना चाहिए। और जो आपका आर्गन होता है ना, वो आपका इनहर्ट गैस है, तो वो आपका केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन वो आपका टोटल प्रेशर में कंट्रीब्यूट करेगा, वो आपका टोटल गैसियस मोल्स में कंट्रीब्यूट करेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के ऊपर आता है। आपको पता है आपका PCl5 ये आपका रिवर्सिबली डिसोसिएट करेगा PCl3 में और Cl2 में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके पास यहाँ पे 5 मोल्स ऑफ PCl5 अवेलेबल था, तो यहाँ पे T = 0 पे आपके पास 5 मोल्स ऑफ PCl5 अवेलेबल था। आपको पता है हर रिवर्सेबल रिएक्शन कभी ना कभी इक्विलिब्रियम को अचीव करता है, ये भी आपके पास इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा। मैं मान लेता हूँ कि जब तक आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अचीव करता है तब तक आपके PCl5 का x मोल कंज्यूम हो गया। अगर तब तक आपके PCl5 का x मोल कंज्यूम हो गया तो इक्विलिब्रियम टाइम पे आपके पास PCl5 का कितना मोल अवेलेबल है, जितना पहले था माइनस जितना कंज्यूम हो गया। अब अगर आप यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री लगाओगे, अगर आपके PCl5 का 1 मोल कंज्यूम होता उसके करस्पॉन्डिंग PCl3 का 1 मोल बनता, Cl2 का 1 मोल बनता। इक्विलिब्रियम टाइम तक आपके PCl5 का x मोल कंज्यूम हुआ है, उसके करस्पॉन्डिंग PCl3 का x मोल बनेगा, Cl2 का x मोल बनेगा। सही बात है। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ तो आपका टोटल गैसियस मोल एट इक्विलिब्रियम टाइम कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये आपके पास हो जाएगा 5 - x + x + x। क्या केवल इतना ही होगा, यहाँ पे +4 भी होगा। आप बोलोगे क्यों, समझो कि जब मैं इक्विलिब्रियम टाइम की बात करूँगा तो आपके पास PCl5 भी होगा, PCl3 भी होगा, Cl2 भी होगा,
लेकिन आर्गन भी तो होगा क्योंकि आपका कंटेनर क्लोज्ड होगा, तो आर्गन का 4 मोल भी तो रहेगा, उसको भी आपको जोड़ना है टोटल गैसियस मोल्स में। कितना आ जाएगा, -x प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 9 प्लस एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे हर एक कंपोनेंट का निकालेंगे पार्शियल प्रेशर। आपका पार्शियल प्रेशर Cl2 को कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 इनटू टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम टाइम। आपके पास Cl2 के x मोल्स है इक्विलिब्रियम टाइम में, आपके पास कंटेनर में टोटल गैसियस मोल्स इक्विलिब्रियम टाइम पे कितना है 9 प्लस एक्स, इंटू यहाँ पे आएगा आपका टोटल प्रेशर जो कि आपका इक्विलिब्रियम टाइम पे है। आपको गिवन है इक्विलिब्रियम टाइम पे टोटल प्रेशर आपका 6 atm है, तो यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाइड बाय 6 atm आ जाएगा। ठीक है, ऐसा करने से आपके पास आ जाएगा 6x अपॉन 9 प्लस एक्स atm। सिमिलरली आप यहाँ पे निकालोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इंटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल्स ऑफ PCl3 एट इक्विलिब्रियम टाइम अपॉन टोटल गैसियस मोल्स जो आपके पास 9 प्लस एक्स है, इंटू यहाँ पे क्या आएगा टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम टाइम जो आपके पास 6 atm है। ये भी कितना आ रहा है आपके पास 6x अपॉन 9 प्लस एक्स, और ये भी atm आएगा क्योंकि आपका टोटल प्रेशर atm में है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 कितना, ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम टाइम इनटू टोटल प्रेशर। तो ये कितना आ जाएगा, देखो मोल्स कितने हैं PCl5 के 5 माइनस एक्स अपॉन टोटल गैसियस मोल्स कितने हैं 9 प्लस एक्स, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा टोटल प्रेशर जो आपके पास 6 atm है। अब देखो इन वैल्यूज़ को आप पुट करो तो आपके पास आ जाएगा, लेकिन अगर आप सोचोगे कि यहाँ पे आपके पास x का वैल्यू कैसे आएगा, है ना, तो अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू कैसे आएगा मैं आपको समझाता हूँ। देखो x का वैल्यू आपके पास कैसे आएगा, देखो हम ना यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, और आइडियल गैस इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम टाइम पे, वो भी हम टोटल कंटेनर पे अप्लाई करेंगे। अगर मैं टोटल कंटेनर पे आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करूँ, मैं कह सकता हूँ टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर इनटू टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू टोटल गैसियस मोल्स ऑफ कंटेनर इनटू R इंटू T। तो आपके पास टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर कितना हो जाएगा, गिवन है 6 atm, इंटू देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना हो जाएगा, गिवन है 100 लीटर, इज इक्वल टू टोटल गैसियस मोल्स कितना हो जाएगा आपके पास इक्विलिब्रियम टाइम पे 9 प्लस एक्स, इंटू R का वैल्यू कितना है आपके पास 0. अगर आप यहाँ पे देखोगे आपके पास 0.082 है, और टेम्परेचर का वैल्यू कितना है आपके पास, ये आपके पास 610 केल्विन है, राइट। चेक कर लेते हैं, ये आपके पास 610 केल्विन है। तो अब देखो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, हम देखेंगे 61 इंटू 82 कितना होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 इंटू 6 ज़ा 12, 8 इंटू 1 ज़ा 8, 8 इंटू 6 ज़ा 48, 8 प्लस 2 10, 1 कैरी, 8 प्लस 2 10, 1 कैरी 5 2। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आपके पास 3 डिजिट के पहले डेसिमल है, लेकिन देखो यहाँ पे आपके पास एक 10 भी है। समझ पा रहे हो कि देखो कॉन्सेप्ट क्या है, इसको अगर हटाओगे तो यहाँ पे 1000 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 61 इंटू 82 अपॉन 100। तो हमने पहले 61 इंटू 82 किया जो आपके पास 5002 आया। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5002 को डिवाइड करेंगे 100 से, ये कितना आ जाएगा आपके पास 50.02, जिसको अप्रॉक्सीमेटली 50 मान लेते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन क्या बैठेगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 600 इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 50। अब देखो आपको पता है 50 12 से कितना होता है 600 होता है, राइट। तो 12 इज इक्वल टू आपके पास 9 प्लस एक्स आ गया, एक्स का वैल्यू आपके पास 3 आ गया। अब एक बार आपके पास एक्स का वैल्यू आ गया तो आप यहाँ पे सभी पार्शियल प्रेशर का वैल्यू निकाल लोगे।
तो हम यहाँ पे सभी पार्शियल प्रेशर का वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 कितना है, 6x अपॉन 9 प्लस एक्स ATM। पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 कितना है, 6x अपॉन 9 प्लस एक्स ATM। x का वैल्यू 3 पुट करो, कितना आएगा, 6 इंटू 3 अपॉन 9 प्लस 3, ये आ जाएगा आपके पास 18 अपॉन 12। ये आ जाएगा अपने पास कितना आएगा, देखो 3 6 18 होता है, 3 4 12 होता है, मतलब 6 अपॉन 4 आएगा, जो कि 3 अपॉन 2 हो जाएगा ATM, है ना। आपका जो पार्शियल प्रेशर आएगा PCl3 का वो भी यही था आपके पास, 6x अपॉन 9 प्लस एक्स ATM। इसका भी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, 6 इंटू 3 अपॉन 9 प्लस 3, ये भी कितना आ जाएगा 18 अपॉन 12, जो कि हो जाएगा 6 अपॉन 4, जो कि हो जाएगा 3 अपॉन 2 ATM। आगे देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 5 माइनस एक्स अपॉन 9 प्लस एक्स इंटू 6। तो 5 माइनस एक्स अपॉन 9 प्लस एक्स इंटू 6, देखो क्या हो जाएगा, ये आपके पास 5 माइनस एक्स का वैल्यू कितना है, 3 अपॉन 9 प्लस 3 इंटू 6, कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 अपॉन 12 इंटू 6। 6 1 से 6, 6 इंटू 2 से 12, 2 1 से 2, 2 1 से 2, कितना आ गया 1 ATM। अब यहाँ पे आप लिखोगे Kp का एक्सप्रेशन, वो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 रेज टू दी पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो आपके पास 1 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 रेज टू दी पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो आपके पास 1 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 रेज टू दी पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो आपके पास 1 है, ये आ जाएगा 3/2 इंटू 3/2 अपॉन 1, ये आ जाएगा 9/4। इसका वैल्यू कितना होता है, देखो 4 2 से 8 होता है, तो कितना आएगा, करके देख लेते हैं इसको, है ना। 4 2 से 8 होता है, 1 आएगा, पॉइंट बैठाएंगे 0 आएगा, 4 2 से 8 होता है, 4 5 से 20 होता है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा 2.25 यूनिट आएगा ATM। और ये आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। मेरे ख्याल से आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पे आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। यहाँ पे आपके पास एक और रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। क्वेश्चन में आपसे K1 K2 के बीच का रिलेशन पूछा है। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखना। मैं आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। मानो आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, A रिवर्सिबली कन्वर्टिंग इनटू B। इसका आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मानो K है। अगर आप इस रिएक्शन को कोई भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे कि मानो आपने इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया 5/3 से, ये हो जाएगा 5/3A रिवर्सिबली कन्वर्टिंग इनटू 5/3B। तो जब आप एक रिवर्सिबल रिएक्शन को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, जो आपके पास नया रिएक्शन आता है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुराने वाले रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में वही नंबर आएगा जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है। मानो आपके पास एक और रिएक्शन है C रिवर्सिबली कन्वर्टिंग इनटू D, और आपके पास एक रिएक्शन है E रिवर्सिबली कन्वर्टिंग इनटू F। मानो आपके पास ये वाले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, ये वाले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। जब आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड करते हो तो करस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपके पास मल्टीप्लाई होते हैं। सही बात है। और देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर आप पहले वाले रिएक्शन को उल्टा कर दोगे, मानो रिएक्शन आ गया B रिवर्सिबली कन्वर्टिंग इनटू A। जब आप कोई रिएक्शन को रिवर्स करते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का। अब देखो क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखो ये ना आपके पास पहला रिएक्शन है गिवन रिएक्शन,
दूसरा रिएक्शन है गिवन रिएक्शन, और आपको दोनों गिवन रिएक्शन में रिलेशन निकालना है, ठीक है। दोनों गिवन रिएक्शन में रिलेशन निकालना है। कैसे आएगा, देखो मैं ना आपको इसका आसान तरीका बताता हूँ। आप ना एक रिएक्शन को पकड़ो और उसमें कुछ ना कुछ चेंज करके दूसरा रिएक्शन फॉर्म करने की कोशिश करो। आप क्या करो, एक रिएक्शन को पकड़ो, उसमें कुछ ना कुछ चेंज करके दूसरा रिएक्शन फॉर्म करने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं देखो यहाँ पे सेकेंड रिएक्शन से फर्स्ट रिएक्शन को फॉर्म करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन को फॉर्म करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फॉर्म करूँगा रिएक्शन 1 को। तो मैं उठा लेता हूँ गिवन रिएक्शन, वो क्या है, वो आपके पास रिएक्शन 2 है। तो गिवन आपके पास रिएक्शन 2 क्या है, ये आपके पास है 3/2 A गैसियस रिवर्सिबली कन्वर्टिंग इनटू 3/2 B गैसियस प्लस 3/4 C गैसियस। इसका आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, ठीक है। अब देखो ये आपके पास गिवन रिएक्शन है और इससे आपको ये रिक्वायर्ड रिएक्शन फॉर्म करना है। कैसे करेंगे, देखो जो आपके पास गिवन रिएक्शन है उसमें आपके पास A का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो आपके पास 3/2 है, लेकिन जो आपका रिक्वायर्ड रिएक्शन है जो आपको फॉर्म करना है, तो आपके रिक्वायर्ड रिएक्शन में आपका A का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। तो आप क्या करेंगे, गिवन रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 से। मुझे कैसे पता कि आपको गिवन रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना है 4/3 से, देखो ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। अब देखो यहाँ पे आपके पास कोफिशिएंट कितना है 3/2। सवाल है 3/2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये बराबर हो जाए 2 के, है कि नहीं। अभी हमारे पास कोफिशिएंट 3/2 है, हम चाहते हैं कोफिशिएंट 2 के बराबर आ जाए। सवाल है 3/2 में क्या मल्टीप्लाई करेगी 2 के बराबर आ जाए, तो क्या का वैल्यू आ जाएगा 4/3। इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 से आपके पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2A गैसियस। जब हम इस वाले में मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 से क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 2B गैसियस। जब इस वाले में मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 से क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा C गैसियस। जब आप एक रिवर्सिबल रिएक्शन को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, आपने जिस कांस्टेंट नंबर से रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया है वो कांस्टेंट नंबर रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में आ जाता है। तो अब यहाँ पे K2 के पावर में आ जाएगा क्या, 4/3। अब देखो क्या आपका दोनों रिएक्शन बराबर हो गया, हाँ जी हो गया। ये जो आपका रिएक्शन है रिएक्शन 1 आ गया, और क्वेश्चन में गिवन है इस रिएक्शन का आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, लेकिन हमारे मैनिपुलेशन के हिसाब से इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 की पावर 4/3 है। क्योंकि दोनों रिएक्शन सेम है, इसका मतलब दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आपके पास बराबर होंगे। इसका मतलब आपका K1 बराबर हो जाएगा K2 की पावर 4/3 के, जो आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन गिवन है। एट 300 केल्विन ओजोन इज 50% डिसोसिएटेड। द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एट दिस टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर इज माइनस डैश जूल पर मोल। आपको नियरेस्ट इंटीजर में आंसर करना है। क्वेश्चन में गिवन है ln 1.35 का वैल्यू 0.3 के बराबर और r का वैल्यू 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन के बराबर। सबसे पहले मैं ना आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। देखो एक ना आपके पास रिलेशन होता है जो आप पढ़ते हो थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में, जो क्या होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ इक्विलिब्रियम टाइम पे, इक्विलिब्रियम टाइम पे क्या होता है आपका डेल्टा जी का वैल्यू 0 हो जाता है और Q का वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। अगर आप इस वैल्यूज़ को पुट करो इक्वेशन में क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln K इक्विलिब्रियम। ऐसा करने से आपके पास यहाँ पे डेल्टा जी नॉट का वैल्यू आ जाएगा माइनस RT ln K इक्विलिब्रियम
ठीक है, जहाँ पे डेल्टा जी नॉट को बोलेंगे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, और जो आपका के इक्विलिब्रियम है इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। टी हो जाएगा केल्विन टेम्परेचर, आर हो जाएगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, सिंपली आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहला काम है आपको यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। रिएक्शन क्या है, 2O3 गैसियस रिवर्सिबली कन्वर्टिंग इनटू 3O2 गैसियस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको गिवन क्या है, यहाँ पे आपको गिवन है कि इक्विलिब्रियम टाइम में ये आपका 50% डिसोसिएट होता है। यहाँ पे आपको परसेंटेज डिसोसिएशन गिवन है। अच्छा, आपको पता है जो आपका परसेंटेज डिसोसिएशन होता है वो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इंटू 100 होता है। तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो भी आपका परसेंटेज डिसोसिएशन का वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो 100 से। तो अल्फा क्या हो जाएगा, देखो परसेंटेज डिसोसिएशन आपके पास 50 है डिवाइडेड बाय 100, ये आपका 1/2 के बराबर आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा, t इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं इसके हमारे पास a मोल है, ये नहीं है। देखो इक्विलिब्रियम टाइम पे क्या होगा ना, आपको पता है यहाँ पे हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कॉन्सेप्ट लगाना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट में से इक्विलिब्रियम टाइम में अल्फा मोल ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम होता है। तो हमने माना है कि इनिशियली हमारे पास रिएक्टेंट का a मोल था, तो इक्विलिब्रियम टाइम तक अगर 1 मोल में से कंज्यूम होता है अल्फा मोल, तो a मोल में से कंज्यूम होगा a अल्फा मोल। और अगर आपका इक्विलिब्रियम टाइम तक a अल्फा मोल कंज्यूम हो गया, इनिशियली आपका a मोल था, बचा कितना मोल होगा, a माइनस a अल्फा मोल। अब देखो आप यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री लगाओ, अगर आपका रिएक्टेंट का 1 मोल कंज्यूम होता तो आपका प्रोडक्ट का 3/2 मोल बनता है कि नहीं। इसको ऐसे समझो, अगर आपके रिएक्टेंट का 2 मोल कंज्यूम होता प्रोडक्ट का 3 मोल बनता, रिएक्टेंट का 1 मोल कंज्यूम होता प्रोडक्ट का 3/2 मोल बनता। रिएक्टेंट का a अल्फा मोल कंज्यूम हुआ है, प्रोडक्ट का 3/2 a अल्फा मोल बनेगा। ठीक है, ये आपके पास कॉन्सेप्ट है। अब देखो ये आपके पास मोल्स आए, आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा टोटल गैसियस मोल्स। ये क्या हो जाएगा, देखो सबको ऐड करो, ये आ जाएगा a माइनस a अल्फा प्लस 3/2 a अल्फा, ये आपके पास आ जाएगा a, यहाँ पे क्या आएगा देखो 3/2 a अल्फा माइनस a अल्फा, ये आ जाएगा a प्लस a अल्फा बाई 2। सही है, अब देखो आप यहाँ पे निकालोगे पार्शियल प्रेशर ओजोन का, ये कितना आ जाएगा आपके पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ ओजोन एट इक्विलिब्रियम टाइम इनटू टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम टाइम। देखो मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा आपके पास, इक्विलिब्रियम टाइम पे मोल्स कितने हैं, a माइनस a अल्फा, और टोटल गैसियस मोल्स कितने हैं, a प्लस a अल्फा बाई 2 इंटू देखो आपके पास टोटल प्रेशर कितना है इक्विलिब्रियम टाइम पे, ये आपके पास 1 atm है। जो कितना हो जाएगा आपका a न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा बाई 2 इंटू 1। अल्फा का वैल्यू हाफ पुट करो, कितना आ जाएगा 1 माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस हाफ अपॉन 2 कितना हो जाएगा 1/4। ये कितना आ रहा है हाफ अपॉन 5/4, ये कितना आ जाएगा देखो आपके पास 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये आपके पास आ जाएगा 2/5। ठीक है, सिमिलरली देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 गैसियस, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 गैसियस इनटू टोटल प्रेशर। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 गैसियस क्या होगा, मोल्स कितने हैं 3/2 a अल्फा अपॉन देखो टोटल गैसियस मोल्स कितने हैं a प्लस a अल्फा बाई 2 इंटू देखो टोटल प्रेशर कितना है यहाँ पे 1 atm। देखो आपका a न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट होगा, कितना बचेगा, ये आएगा 3/2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा बाई 2 इंटू 1। अब देखो यहाँ पे आप अल्फा का वैल्यू हाफ पुट करो, क्या आएगा, ये आ जाएगा 3/4 अपॉन 1 प्लस 1/4, ये कितना आ जाएगा 3/4 अपॉन 5/4, ये कितना आ जाएगा 3/5 atm।
अब देखो आपके पास Kp का एक्सप्रेशन क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 रेज टू दी पावर 3 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ O3 रेज टू दी पावर 2। ये कितना हो जाएगा, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना है 3/5 ATM, तो इसका क्यूब आ जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ O3 कितना है, ये 2/5 ATM, इसका स्क्वायर आ जाएगा। देखो आपका 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ रहा है, देखो ये आ रहा है 3 × 3 9 × 3 27 अपॉन 2 × 2 4 × 5 20। ये आपका Kp का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे डेल्टा जी नॉट का वैल्यू चाहिए, तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू क्या होगा, -RT/ln, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp आ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, देखो माइनस R का वैल्यू कितना गिवन है 8.3, टेम्परेचर कितना गिवन है 300, ठीक है, इनटू क्या आएगा ln, Kp का वैल्यू कितना है, देखो ये आपके पास है 20/27, अप्रोक्सीमेटली कितना आता है, देखो 2 1 2 2 1 2 2 × 3 6 पॉइंट 2 × 5 10, कितना आ रहा है, देखो अप्रोक्सीमेटली आपका 1.35 आ रहा है ना, और यूनिट ना यहाँ पे ATM हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कितना आ जाएगा, ये आपका ln 1.35 आ जाएगा, इसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपको, कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा -83/10 × 300 इंटू इसका वैल्यू कितना गिवन है, ये आपको गिवन है 0.3, मतलब कि 3/10। देखो 10 10 10 10 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया -83 × 9, कितना आ गया, देखो 3 9 27, 2 कैरी 9 × 8 72 + 2 74, यह आपका -747 जूल पर मोल आ गया। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, PCl5 dissociates as PCl5 gaseous reversibly converting into PCl3 gaseous plus Cl2 gaseous. 5 moles of PCl5 are placed in a 200-liter vessel which contains 2 moles of N2 and is maintained at 600 Kelvin. The equilibrium pressure is 2.46 atm. The equilibrium constant Kp for the dissociation of PCl5 is dash into 10⁻⁻3। आपको यहाँ पे आंसर करना है नियरेस्ट इंटीजर में। देखो ऐसा ही क्वेश्चन हमने कुछ देर पहले किया था, सेम कॉन्सेप्ट है। मान लो कुछ ऐसा है आपके पास, देखो मैं समझाता हूँ, ठीक है। आपके पास देखो यहाँ पे कंटेनर था, देखो कंटेनर के अंदर हमने क्या किया, ये जो हमारा कंटेनर था इसका वॉल्यूम था 200 लीटर और इसके अंदर हमने डाल दिया PCl5 गैस, और कितना डाला हमने 5 मोल डाला। अब देखो आगे हमने क्या किया, इसके अंदर 2 मोल N2 गैस डाला। अब देखो जो आपका N2 गैस है ना, वो आपका आसानी से रिएक्ट नहीं करता, ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहोगे आपका N2 रिएक्ट करे तो आपको नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होता है बहुत हाई होता है, तो आसानी से रिएक्ट नहीं करता ये, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे N2 गैस बिहेव करेगा एज इनहर्ट गैस फॉर द डिसोसिएशन प्रोसेस ऑफ PCl5, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पे क्या होगा, जो आपका PCl5 होगा वो आपका रिवर्सिबली डिसोसिएट करेगा, किस में, आपको पता है करेगा PCl3 गैस में और Cl2 गैस में। देखो T = 0 पे आपके पास PCl5 गैस का कितना मोल अवेलेबल है, 5 मोल अवेलेबल है। ये नहीं है, ये नहीं है, मान लेते हैं इक्विलिब्रियम टाइम तक हमारे पास PCl5 गैसियस का x मोल कंज्यूम हो गया, तो बचेगा कितना 5 - x,
अब लगाएंगे स्टोइकियोमेट्री। अगर इसका 1 मोल कंज्यूम होता है, इसका 1 मोल बनता है, इसका 1 मोल बनता, इक्विलिब्रियम टाइम तक PCl5 गैसियस का x मोल कंज्यूम हुआ, इसका बनेगा x मोल, इसका बनेगा x मोल। ठीक है, अब आप यहाँ पे निकालोगे टोटल गैसियस मोल्स कितना आएगा, 5 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यहाँ पे +2 भी आएगा क्योंकि आपको इनर्ट गैस के कंट्रीब्यूशन को भी जोड़ना पड़ेगा। टोटल गैसियस मोल्स में कितना आ जाएगा, 7 + x के बराबर। अब आप यहाँ पे सबका निकालोगे पार्शियल प्रेशर, लेकिन उससे पहले देखो आप यहाँ पे सबका निकालोगे पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर आपके पास PCl3 का कितना आएगा, देखो ये आपका आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3, जो कितना आ जाएगा आपके पास PCl3 के मोल्स x है अपॉन आपका टोटल मोल्स कितना है गैसियस, ये आपका 7 + x है, इनटू देखो आपका यहाँ पे टोटल प्रेशर आएगा इक्विलिब्रियम टाइम का जो आपके पास 2.46 ATM है। इसको एक काम करते हैं PT मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो सिमिलरली आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 भी सेम हो जाएगा x/7 + x इंटू PT, और आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 5 - x/7 + x इंटू PT। अब देखो यहाँ पे Kp का एक्सप्रेशन आपके पास क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 ⁻1 पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 ⁻1 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 ⁻1। सबका वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा x/7 + x इंटू PT, यहाँ पे आ जाएगा x/7 + x इंटू PT अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 - x/7 + x इंटू PT। देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो आपका PT कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 + x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा देखो आपके पास Kp का वैल्यू आपके पास आ जाएगा कितना, x इंटू x² आ जाएगा इंटू PT अपॉन देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे हो जाएगा 5 - x इंटू 7 + x। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। अब देखो आपको यहाँ पे वैल्यू चाहिए किसका, आपको यहाँ पे वैल्यू चाहिए अल्फा का, है ना, आपको यहाँ पे वैल्यू चाहिए अल्फा का, ऐसा है, ऐसा नहीं है, है ना, क्योंकि देखो आपको यहाँ पे अल्फा का वैल्यू नहीं चाहिए, आपको यहाँ पे वैल्यू चाहिए Kp का। मैंने क्वेश्चन को अभी ध्यान से पढ़ा, आपको यहाँ पे Kp का वैल्यू चाहिए और आपको यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है। तो सबसे पहले आपको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा आइडियल गैस इक्वेशन से। आप क्या बोलोगे, देखो आप बोलोगे इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे लगाएंगे आइडियल गैस इक्वेशन, ये आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर इनटू टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू टोटल गैसियस मोल्स इंटू R इंटू T। अब देखो आपके कंटेनर का टोटल प्रेशर कितना है, 2.46 ATM है शायद, इंटू आपका टोटल वॉल्यूम कितना है 200 लीटर है, इज इक्वल टू टोटल गैसियस मोल्स कितना है आपका, ये आपका 7 + x के बराबर है, इंटू R का वैल्यू कितना है देखो 0.082 इंटू टेम्परेचर कितना है, ये आपका 600 केल्विन है। ठीक है, देखो डेसिमल को हटाएंगे, यहाँ पे 3 0 आएगा। ठीक है, सही बात है, यहाँ पे डेसिमल को हटाएंगे 2 0 आएगा। देखो आपको दिख रहा है 2 0 2 0 कैंसिल आउट, और यहाँ पे दिख रहा है 2 0 2 0 कैंसिल आउट। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना 82 1 82 3 जा रहा है। ठीक है, और यहाँ दिख रहा है 3 1 3 2 6, और यहाँ 6 कट जाएगा, तो क्या आ रहा है देखो आपके पास, बहुत ध्यान से दिखना, 10 जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, 10 इज इक्वल टू 7 + x आ रहा है। अगर मैं सही हूँ x का वैल्यू 3 आ रहा है, पुट कर दो यहाँ पे, देखो ये क्या हो जाएगा, देखो 3 का स्क्वायर 9 इंटू PT कितना है 2.46 ATM, है ना, अपॉन देखो यहाँ पे x का वैल्यू कितना था 3,
5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, इंटू देखो 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10। देखो यहाँ पे क्या बोलोगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। यहाँ पे क्या करोगे 1.23 इंटू 9, 9 3 ज़ा 27, 2 कैरी, 9 2 ज़ा 18, 2 22 कैरी, 9 1 ज़ा 9 प्लस 2 11। देखो यहाँ पे आपको 2 डिजिट के पहले लगाना है डेसिमल, कितना आएगा 11.07। तो आपका KP का वैल्यू आ रहा है 11.07 डिवाइडेड बाय 10। लेकिन क्वेश्चन में आपको KP का वैल्यू गिवन है डैश इंटू 10⁻⁻3। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा 11.07 अपॉन 10, और जब आपका 10⁻⁻3 जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ये बन जाएगा 10⁻+3। 1 0 1 0 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 1107 आपके डैश का वैल्यू। मेरे ख्याल से आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एट 600 केल्विन 2 मोल ऑफ NO आर मिक्सड विथ 1 मोल ऑफ O2। ये आपके पास रिएक्शन गिवन है जो कि आपके पास होता है NO एंड O2 के बीच में। द रिएक्शन अकरिंग एज अबव कम्स टू इक्विलिब्रियम अंडर अ टोटल प्रेशर ऑफ 1 atm. Analysis of the system shows that 0.6 mole of oxygen are present at equilibrium. The equilibrium constant for the reaction is। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, 2NO gaseous plus O2 gaseous reversibly converting into 2NO2 gaseous, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे पता है T इक्वल टू 0 पे आपके पास NO गैसियस का मोल कितना है 2 और O2 गैसियस का मोल कितना है 1। इसका मतलब इनिशियली आपने NO गैसियस का 2 मोल लिया है और O2 गैसियस का 1 मोल लिया है, और ये आपके पास नहीं है। अब आपको पता है हर रिवर्सिबल रिएक्शन कभी ना कभी इक्विलिब्रियम को अचीव करता है। मान लेते हैं कि जब ये आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा उस टाइम तक आपके O2 गैसियस के x मोल कंज्यूम हो गए। मैंने क्या माना, जब तक ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा उस टाइम ड्यूरेशन में आपके O2 गैसियस के x मोल कंज्यूम हो गए। तो आपके पास इनिशियली O2 गैसियस का 1 मोल अवेलेबल था, उसमें से आपके पास O2 गैसियस का x मोल कंज्यूम हो गया, बचेगा कितना 1 माइनस x मोल। सही बात है। अब देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आपके O2 गैसियस का 1 मोल कंज्यूम होता, उसके करस्पॉन्डिंग NO गैसियस का 2 मोल कंज्यूम होता। यहाँ पे आपके O2 गैसियस का x मोल कंज्यूम हुआ है, उसके करस्पॉन्डिंग NO गैसियस का 2x मोल कंज्यूम होगा। इनिशियली आपके पास NO गैसियस का 2 मोल अवेलेबल था, उसमें से इक्विलिब्रियम टाइम तक 2x मोल कंज्यूम हो गया। इक्विलिब्रियम टाइम पे आपके पास NO गैसियस का कितना मोल बचा, जितना पहले था माइनस जितना कंज्यूम हो गया। अब देखो अगर आपके O2 गैसियस का 1 मोल कंज्यूम होता, NO2 गैसियस का आपके पास 2 मोल बनता, यहाँ पे O2 गैसियस का x मोल कंज्यूम हुआ तो NO2 गैसियस का आपके पास 2x मोल कंज्यूम होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने एक स्टेप जंप किया है, सुनो। जब कभी आपके पास एक रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो और आपको सभी रिएक्टेंट का डेटा गिवन हो, तो आपको चेक करना पड़ता है कि आपके रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, और जो आपका स्टोइकियोमेट्री लगेगा रिएक्शन में वो हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में लगता है। जो भी आपका स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन होता है हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में होता है। अब देखो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि अगर आपको निकालना है लिमिटिंग रिएजेंट, तरीका क्या है, जो आपके पास सब्सटेंस है उसके जो मोल्स है उसको आप डिवाइड करोगे सब्सटेंस के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास O2 का 1 मोल है, इसको डिवाइड करोगे O2 के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से जो आपके पास 1 है, तो वैल्यू आपके पास 1 आएगा। आपके पास NO गैसियस का मोल्स कितना है 2 है, इसको डिवाइड करेंगे NO गैसियस के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से जो आपके पास 2 है, तो वैल्यू आपके पास 1 आएगा। यहाँ पे आपके पास इत्तेफाक से दोनों वैल्यू बराबर आ रहा है, तो दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, और दोनों में से किसी के अकॉर्डिंग भी आप
स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कर सकते हो। लेकिन अगर दोनों का वैल्यू बराबर नहीं आता, जिसका वैल्यू छोटा आता, आपको उसी के अकॉर्डिंग स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करना पड़ता, क्योंकि वही आपके रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट होता। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपको पता है आपका इक्विलिब्रियम टाइम पे ऑक्सीजन का मोल्स कितना है 0.6। तो थ्योरेटिकली आपका इक्विलिब्रियम टाइम पे ऑक्सीजन का मोल्स कितना आ रहा है। थ्योरेटिकली आपका इक्विलिब्रियम टाइम पे ऑक्सीजन का मोल्स आ रहा है 1 - x, और प्रैक्टिकली आपका इक्विलिब्रियम टाइम पे ऑक्सीजन का मोल्स कितना आया 0.6। इसका मतलब दोनों बराबर होगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 - 0.6। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.4। इसका मतलब 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.8। तो ये कितना हो जाएगा 2 - 0.8, इसका मतलब 1.2। ये कितना हो जाएगा 1 - 0.4, इसका मतलब 0.6। ये कितना हो जाएगा 2 × 0.4, इसका मतलब 0.8। ये आपके पास मोल्स आए। तो आपके पास टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम टाइम कितना हो गया, सबको जोड़ो। 1.2 + 0.6 + 0.8 कितना हो गया, देखो ये आपका हो गया 2.6 मोल। अब देखो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो। देखो यहाँ पे ना आपके पास तरीका क्या होगा, यहाँ पे आपके पास तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप निकालोगे पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ एनो गैस क्या होगा, ये होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ एनो गैस एट इक्विलिब्रियम टाइम। तो एनो गैस के मोल कितने हैं 1.2 अपॉन यहाँ पे आपका टोटल गैसियस मोल कितना है 2.6 इनटू आपका यहाँ पे टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम जो कितना है 1 atm। ये आ जाएगा 12/26 atm। सिमिलरली यहाँ पे आप निकालोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम टाइम वो कितना आएगा। आपके पास O2 के मोल्स कितने हैं 0.6, और आपके पास टोटल मोल्स कितने हैं 2.6 इंटू टोटल प्रेशर 1 atm, कितना आ जाएगा 6/26 atm। आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 कितना आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 जो कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ NO2 आपके पास 0.8 है अपॉन आपके पास टोटल गैसियस मोल्स कितने हैं 2.6 इंटू 1 atm। ये कितना आ जाएगा आपके पास 8/26 atm। अब आपको यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp का वैल्यू चाहिए। Kp का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 गैसियस का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ NO गैसियस का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ये कितना आ जाएगा, देखो ये आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 गैसियस का स्क्वायर, ये आ जाएगा 8/26 इंटू 8/26। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ NO गैसियस कितना है, ये आपका 12/26 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना है, यह आपके पास 6/26 है। अब देखो यहाँ पे आपका 26 कैंसिल आउट हो गया, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। अब देखो कितना आ रहा है Kp का वैल्यू, ये आपका 2 आएगा, 26 ऊपर जाएगा अपॉन 3 × 3 9 × 3 27 आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 26 और 27 को अप्रोक्सीमेटली बराबर मान के काट दूँ, अप्रोक्सीमेटली 2 के बराबर आएगा, जो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट 298 केल्विन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 2 × 10⁻15 for the reaction copper solid plus 2 Ag plus aqueous reversibly converting into copper 2 plus aqueous plus 2 Ag solid. The equilibrium constant for the reaction half copper 2 plus aqueous plus Ag solid reversibly converting into half copper solid plus Ag plus aqueous is x × 10⁻⁻8। आपको वैल्यू ऑफ x बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये आपका क्या है, ये आपका गिवन रिएक्शन है और ये आपका रिक्वायर्ड रिएक्शन है, और आपको गिवन रिएक्शन से रिक्वायर्ड रिएक्शन बनाना है।
ठीक है, कॉन्सेप्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ। मान लेते हैं गिवन रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, जिसका वैल्यू हमारे पास 2 × 10⁻15 है। ठीक है, अब देखो आपका गिवन रिएक्शन क्या है, लिखता हूँ मैं। ये आपके पास है कॉपर सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस रिवर्सिबली कन्वर्टिंग इनटू कॉपर 2 प्लस एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। ठीक है, अब बहुत ही ध्यान से देखना, ये आपका गिवन रिएक्शन है। आपका रिक्वायर्ड रिएक्शन क्या है? आपका रिक्वायर्ड रिएक्शन ये वाला है। अब ये जो आपका रिक्वायर्ड रिएक्शन है, इसमें आपके कॉपर 2 प्लस का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हाफ है, और हमारे गिवन रिएक्शन में कॉपर 2 प्लस का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1 है। इसका मतलब हमें गिवन रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम इसे हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप एक रिएक्शन को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो आप जिस कांस्टेंट नंबर से रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हो, वो कांस्टेंट नंबर पुराने वाले रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में आ जाता है। अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K था, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की पावर हाफ हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर आप ध्यान से देखो ना, जो आपका यहाँ पे गिवन रिएक्शन है उसमें आपका कॉपर सॉलिड रिएक्टेंट में है और कॉपर 2 प्लस एक्वस प्रोडक्ट में है, लेकिन जो आपका रिक्वायर्ड रिएक्शन है उसमें आपका कॉपर सॉलिड प्रोडक्ट में है और कॉपर 2 प्लस एक्वस रिएक्टेंट में है। इसका मतलब आपको इस रिएक्शन को रिवर्स करना होगा। तो रिवर्स करने से आपके पास क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ कॉपर 2 प्लस एक्वस प्लस यहाँ पे आ जाएगा Ag सॉलिड रिवर्सिबली कन्वर्टिंग इनटू, यहाँ पे आ जाएगा हाफ ऑफ कॉपर सॉलिड प्लस Ag प्लस एक्वस। सही है, जब आप एक रिएक्शन को रिवर्स करते हो, करस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इन्वर्स हो जाता है। तो अब इस नए रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? पुराने वाले रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इन्वर्स। मतलब यहाँ पे क्या होगा? 1/K⁻²। तो आपका रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाएगा? 1/K का वैल्यू क्या था? देखो आपके पास, ये आपके पास था 2 × 10⁻15, इसका हाफ। ठीक है, अब देखो इसको लिख सकते हैं 1/2 × 10⁻15 का होल हाफ। अब देखो यहाँ पे 10 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 10/2 × ये कितना आ जाएगा? 10⁻16, इसकी पावर हाफ। यहाँ देखो क्या आएगा? 2 1 से 2, 2 5 से 10, कितना आ जाएगा? 5⁻½ अपॉन 10⁻16 होल रेज टू पावर हाफ। ये कितना आ जाएगा? 5⁻½ अपॉन, देखो पावर टू पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, 16 × 1/2 कितना होगा? 8, ये हो जाएगा 10⁻8। देखो यहाँ पे आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कितना आएगा? देखो ये हो जाएगा √5 × 10⁻⁻8, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है कितना? x × 10⁻⁻8। तो आपको दिख रहा है 10⁻⁻8 कैंसिल आउट हो जाएगा, x का वैल्यू आपके पास √5 आ जाएगा। अब आपके पास √5 का वैल्यू कितना होता है, कैसे निकालेंगे? तो तरीका आता है आपको, इसको लिखेंगे 5.00, ठीक है, पैर बनाएंगे, फिर 2 2 ज़ा 4 लिखेंगे, यहाँ देखो 1 आएगा, फिर यहाँ 0 0 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा, ये डबल होगा, फिर यहाँ पे देखो 2 ज़ा लिखेंगे, यहाँ पे 2 ज़ा लिखेंगे, यहाँ पे 84 आएगा, 16 आएगा, अप्रॉक्सीमेटली ये आपका 2.2 के बराबर आएगा। अब आपको यहाँ पे नियरेस्ट इंटीजर में बताना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन गिवन है, 2NOCl गैसियस रिवर्सिबली कन्वर्टिंग इनटू 2NO गैसियस प्लस Cl2 गैसियस। यहाँ पे आपको बोला गया एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है जिसमें आपने 2 मोल्स लिया NOCl का, उसको आपने 1 लीटर के फ्लास्क में रखा, और उसके बाद जो आपके पास कंसंट्रेशन था NO का, एक बार आपका इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद वो आपको मिला 0.4 मोल पर लीटर। आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है।
बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो कॉन्सेप्ट क्या है समझो। यहाँ पे आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, आपको समझ आ गया होगा। हर रिवर्सिबल रिएक्शन आपके पास कभी ना कभी इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको गिवन है कि t इक्वल टू 0 पे जो आपके पास NaCl का मोल्स था वो आपके पास 2 मोल था। इनिशियली ये नहीं था, ये नहीं था। इक्विलिब्रियम टाइम में क्या होगा, कुछ अमाउंट NaCl का कंज्यूम हो जाएगा। मान लेते हैं इक्विलिब्रियम टाइम तक आपके पास NaCl का x मोल कंज्यूम हो गया। इनिशियली आपके पास 2 मोल था, तो अगर इक्विलिब्रियम टाइम तक आपके पास NaCl का x मोल कंज्यूम हो गया तो इक्विलिब्रियम टाइम पे आपके पास NaCl का कितना मोल बचा, जितना पहले था माइनस जितना कंज्यूम हो गया। अगर आपके NaCl का 2 मोल कंज्यूम होता उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास NO गैस का 2 मोल बनता और Cl2 गैस का 1 मोल बनता। अगर आपके NaCl का 1 मोल कंज्यूम होता उसके करस्पॉन्डिंग NO गैस का 1 मोल बनता, Cl2 गैस का आधा मोल बनता। यहाँ पे आपके NaCl का x मोल कंज्यूम हुआ है, उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास NO गैस का भी x मोल बनेगा और Cl2 गैस का बनेगा x/2 मोल। बात समझ आया? क्योंकि यहाँ पे इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का रेशियो 1:1:1 है। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आपके पास है। अब देखो यहाँ पे देखा क्या गया कि एक बार आपका इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है उसके बाद NO का कंसंट्रेशन आपके पास 0.4 मोल पर लीटर था। तो देखा गया आपके पास NO का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम टाइम पे कितना था, 0.4 मोल्स पर लीटर। और आपके कैलकुलेशन के हिसाब से NO गैस का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद कितना है, आपके पास मोल्स कितने हैं, x मोल, और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करो आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा 0.4। इसका मतलब आपके पास इक्विलिब्रियम टाइम पे NaCl के कितने मोल्स है, 1 माइनस 0.4 मोल, इसका मतलब 1.6 मोल। आपके पास इक्विलिब्रियम टाइम पे NO गैस के कितने मोल है, 0.4 मोल। आपके पास इक्विलिब्रियम टाइम पे Cl2 गैस के कितने मोल है, 0.2 मोल। अब देखो आप यहाँ पे लिखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का एक्सप्रेशन, ये आपके पास हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ NO गैस का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 गैस की पावर 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा NaCl गैस का स्क्वायर। अब देखो क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो वॉल्यूम है कंटेनर का जिसमें आपका रिएक्शन हो रहा है वो आपका 1 लीटर है, तो आपका जब वॉल्यूम होता है 1 लीटर तब आपका मोल्स और कंसंट्रेशन आपस में बराबर आ जाता है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली मोल्स को पुट कर सकते हो इन प्लेस ऑफ कंसंट्रेशन। तो आपके पास देखो यहाँ पे NO गैस का मोल्स कितना है इक्विलिब्रियम टाइम पे, 0.4, इसका स्क्वायर। आपके पास Cl2 गैस का कितना है, ये आपके पास है 0.2, और आपके पास NaCl गैस का कितना है, ये आपके पास है 1.6। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये डेसिमल हटेगा, ये डेसिमल हटेगा, ये डेसिमल हटेगा, ये डेसिमल हटेगा, ये हटेगा, नीचे 10 आएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 4 4 16, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कितना आ रहा है ये आपके पास 1/80 के बराबर आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास 1/80 के बराबर आ रहा है और यूनिट्स क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीटर, है ना। अब देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है जो आपका Kc का वैल्यू है डैश इंटू 10⁻⁻⁴ है। तो हमारा Kc का वैल्यू आया 1/80 और क्वेश्चन के हिसाब से ये है डैश इंटू 10⁻⁻⁴। डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो 1/80। जब आपका 10⁻⁻⁴ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा। 1 0 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000/8 कितना होता है, देखो 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, ये आपका 125 के बराबर आ जाएगा, जो कि आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ जाके हमने इस वीडियो में केमिकल इक्विलिब्रियम से JEE 2022 में सभी क्वेश्चंस को ख़त्म किया। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आया,
आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो। यूट्यूब के ऊपर लिखना इजी केमिस्ट्री जेई नीट, आपको मिल जाएगा। आपको मेरे चैनल पे जेई मेंस 2023 के केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज PYQ अवेलेबल होंगे। हम अपने चैनल पे 5K सब्सक्राइबर्स हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप जल्दी करा दोगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।